मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करें। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच ये फैसला किया गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। उसके फलस्वरूप रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जाती है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त होगा। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसान नेता राकेश टिकैत ने धोखा बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग ने पिछले साल गेहूं की पैदावार की लागत 1459 रुपए बताई थी, जिसे इस साल घटाकर 1000 रुपए कर दिया। ऐसे में किसानों के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह पिछले साल समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया था, अगर उस फॉर्मूले को भी लागू किया जाए तो किसानों को 71 रुपए कम दिए गए हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन जारी है। प्रशासन और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कल एक बार फिर 3 घंटे बातचीत हुई, लेकिन किसानों का धरना खत्म नहीं हुआ। किसान संगठन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जब प्रशासन ने उनकी ये मांग नहीं मानी तो उन्होंने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो लाठीचार्ज का निर्देश देते दिख रहे थे। इसके बाद से ही किसान संगठन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने वायुसेना के लिए 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर स्पेन से 16 विमान मिलेंगे, जबकि 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम 10 साल के भीतर तैयार करके वायुसेना को सौंपेगी। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी। असम में जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ा हादसा हो गया। नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नावों में करीब 120 यात्री सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हुए हादसे पर दुख जताया है। यूपी चुनाव में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर की रैली में उन्होंने खुलकर मुस्लिम समाज से वोट मांगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम समाज को इकट्ठा होना होगा। उनकी पूरी कोशिश है कि यूपी के 19% मुस्लिमों को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए। ओवैसी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ 19% मुस्लिम हैं। आप सबको एक तरफ आना होगा। यूपी में जहाँ पर हर बिरादरी की एक सियासी आवाज है, नुमाइंदा है, मुस्लिमों का कौन है? आपने किसे अपना नेता बनाया है? मुसलमानों में एक बड़ी
चर्निंग है, एक टर्निंग है, डिजायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकोनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। कल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा कंदरलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड, गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, भूपेंद्र यादव को मणिपुर और देवेंद्र फडणवीस को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम जरूर एक सीट हारे हैं, लेकिन वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कई तरह की धांधली हुई थी। नंदीग्राम में चुनाव के दौरान भी वही सब हुआ। किसी को ठीक से वोट डालने नहीं दिया गया। उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से मैदान में उतर रही हैं। 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे।